नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करने वाले हैं। कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं, ठीक है, और कितने प्रकार में इनको बांटा जा सकता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, और जो भाग 4 हैं इसके सिवा और कहाँ कहाँ पर जो है डीपीएसपी दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण केसेस इनसे रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक ना एक क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में। साथ ही अगर पीसीएस अगर आप दे रहे हैं जैसे कि यूपी पीसीएस वगैरह, तो वहां तो एक क्वेश्चन आर्टिकल से कनेक्ट करके पूछने का, मैचिंग करने वाला बनता ही बनता है। तो आ जाते हैं आज के लेक्चर में, शुरुआत कर लेते हैं। तो डीपीएसपी की अवधारणा यहां पर हमारे यहां ली गई है। कहां से? आयरलैंड में। आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड ने कहां से ली थी? तो स्पेन से आयरलैंड ने ली थी। आयरलैंड से ली थी, ये सबको पता है, मगर आयरलैंड ने कहां से ली थी, स्पेन से, ये लोगों को नहीं पता होता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो कहते हैं कि ये जो डीपीएसपी है ये भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है जो सामान्यतः ऐसे संविधानों में नहीं पाए जाते हैं। और ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो है पूछ लेते हैं, पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक राजनीतिक शास्त्री होते हैं, वो कहते हैं कि जो अपने डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी, अब मैं नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी कहूंगा, और जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों मिलकर भारतीय संविधान की आत्मा और दर्शन को बनाते हैं। भारत की संविधान की आत्मा और दर्शन को बनाते हैं कौन? जो नीति निर्देशक तत्व है और मूल अधिकार है। देखिए, अब इस स्टेटमेंट से यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन बन गया था। क्या क्वेश्चन बना था? कि भारतीय संविधान की आत्मा और दर्शन के बारे में लिखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दिया था। अब किसी को ये पता ही नहीं कि भारतीय संविधान की आत्मा और दर्शन जो है वो है क्या, तो वो लिखेगा किसके बारे में? तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दर्शन के में क्या आ जाता है? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। साथ ही साथ कुछ मामलों में जो अपनी उद्देशिका है या अपनी प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं प्रियम्बल, तो प्रियम्बल को भी यहाँ पर जो दर्शन है उसमें शामिल कर लिया जाता है। फिर तो ये यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। फिर आ जाते हैं संविधान के कौन से भाग में जो है ये दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 4 में ये दिए गए हैं। कौन से भाग में? 4 में। भागों से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स 2024 में भागों से क्वेश्चन आया था कि भाग 18 में क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बन गया था। तो भाग कौन सा है? तो भाग है 4। और मूल अधिकारों का भाग कौन सा था? भूल गए? मूल अधिकारों का भाग था भाग 3, और यह है भाग 4 में। आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है वो बात की गई है डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। और ये जो डीपीएसपी हैं वो राज्य के ऊपर एक नैतिक दायित्व डालते हैं। क्या दायित्व डालते हैं? एक नैतिक दायित्व डालते हैं, ना कि एक लीगल दायित्व डालते हैं। उनके ऊपर राज्य की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तत्व क्या करते हैं? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की और काम करते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार वो करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। परंतु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं? तो डीपीएसपी जो है वो करते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और इस प्रकार से जो डीपीएसपी हैं वो प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, जबकि मूल अधिकार है जो प्रकृति में नकारात्मक होते हैं। कैसे? क्योंकि मूल अधिकार जो है वो राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। किसके पक्ष में लगाते हैं? तो वो लगाते हैं सिटीजन्स, नागरिकों के पक्ष में। सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, रोकते हैं, अंकुश लगाते हैं। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी में बन गया था एक बार, ऐसा का ऐसा ही, है ना। और जो ये डीपीएसपी होते हैं वो राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाते, बल्कि राज्यों को ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से यहां पर इनको रखा गया है भाग 4 में। जो ऐसा माना जाता है कि मूल अधिकार जो है उनके ये संपूरक हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री उनको माना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इनसे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बारे में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बारे में भी आजकल खूब पूछा जा रहा है, यूपीएससी खूब इनके ऊपर ध्यान दे रही है। तो सबसे पहले आ जाता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने।
फिर मिनर्वा मिल्स मामले में, हालांकि ये बाद में गोलकनाथ मामले के बाद में आ जाता है केशवानंद भारती, तो केशवानंद भारती केस जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट बदल जाता है, हाँ कि भाई चेंज किया जा सकता है। परंतु बाद में 1980 में आकर, कहा 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला आता है, और इस मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मूल अधिकार और जो राज्य के डीपीएसपी हैं, जो ये डीपीएसपी हैं, इनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए, और इनके बीच में सामंजस्य होना, संतुलन होना ही भारतीय संविधान की आधारशिला हो सकती है, और ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकती है कि कौन से केस में कहा गया था कि मूल अधिकार और डीपीएसपी जो है एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। तो सर बी एन राव जो है ये संविधान सभा के सलाहकार हुआ करते थे। अगर हम देखें तो अंबेडकर साहब के बाद में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उस काल में सर बी एन राव ही हुआ करते थे। इनको बनाया गया था भारतीय संविधान सभा का सलाहकार, इनको नियुक्त किया गया था। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्तिगत अधिकार है उनको दो श्रेणियों में रखा जाना चाहिए। एक होना चाहिए न्यायोचित, यानी जिनको इन्फोर्स किया जा सके, और एक होना चाहिए गैर न्यायोचित, जिनको इन्फोर्स नहीं किया जाना चाहिए, जिनको इन्फोर्स करने के लिए सरकार बाध्यकारी ना हो, सरकार बाध्य ना हो। तो जो न्यायोचित है उनको तो मूल अधिकार कह दिया गया, और जो गैर न्यायोचित है उनको कह दिया गया डीपीएसपी। ठीक है, उसके बाद में डीपीएसपी की क्या विशेषताएं हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं भी तो होती है। तो ये क्या करते हैं, राज्य को विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में संवैधानिक निर्देश देते हैं कि एक सरकार को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर एक सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई है और उस सरकार को बने रहना है, तो सरकार को इन डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि ये किसी एक पार्टी का जो घोषणा पत्र है, ये मत चुनाव घोषणा पत्र इसे माना जा सकता है कि जो पार्टी इस डीपीएसपी के इर्द गिर्द अपना घोषणा पत्र बनाती हो वो सही है, और इसके खिलाफ जो कोई जा रही है तो वो लोकतांत्रिक रूप से फिर वो सरकार बनने लायक नहीं है। अब क्या है, जो डीपीएसपी जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए जो अनुदेश हैं उनसे मिलते जुलते हैं। भारत सरकार 1935 में अधिनियम में भी जो है कुछ अनुदेश जो है वो दिए गए थे वहां सरकार को कि ऐसा ऐसा काम आपको करने चाहिए, है ना। तो ये जो डीपीएसपी है वो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान बहुत ही ज्यादा जरूरी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। ठीक है, फिर डीपीएसपी जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक होते हैं, ना कि पुलिस राज्य में। या इस स्टेटमेंट से तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ही बना दिया था कि निम्नलिखित में से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है, मूल अधिकार करता है, डीपीएसपी करती है, फंडामेंटल ड्यूटीज करती है, ऐसे क्वेश्चन आ गया था। तो वहां पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, उसे पहचानना था, तो डीपीएसपी उसका आंसर होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये पुलिस राज्य की स्थापना न करके किसकी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। जब हम अभी हम आगे पढ़ेंगे ना एक एक डीपीएसपी के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये करते हैं। फिर आ जाते हैं इनका उद्देश्य, जो भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की बात की गई है उसको साकार रूप देने में इसका उद्देश्य है, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, है ना, अवसर और उसकी समानता, स्टेटस की समानता। फिर डीपीएसपी न्यायिक रूप से तो लागू नहीं होते हैं, लेकिन इनको इन्फोर्स नहीं किया जाता, कोर्ट में जाके नहीं किया जा सकता, परंतु इनका उल्लंघन करने पर अदालत में वाद तो दायर नहीं किया जा सकता, मगर सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है किसी मामले को उचित ठहराने में कि हाँ क्या ये इसको डीपीएसपी का उल्लंघन कोई सरकार कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि ये वाद योग्य नहीं है, तो ये भी याद रखना, यहां से भी स्टेटमेंट बनते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, डीपीएसपी जो है किसी कानून के संवैधानिक वैधता के मामले में जांच कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत, तो वहां पर ये मार्गदर्शन देते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है तो उसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि उसके अनुरूप नहीं भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 14 और 19 का उल्लंघन भी करता है कोई कानून ऐसा जो कि डीपीएसपी को लागू करता हो, और वो कानून अगर 14 और 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन भी करता है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी वो जो है वो कानून जो है वो लाया जा सकता है। ऐसा तभी तो कहते हैं कि जहां पर डीपीएसपी के ये वाले जो पार्ट आ जाते हैं, अनुच्छेद 38 वाला और 39 वाला पार्ट आ जाता है, वहां पर 14 और 19 चला जाता है। फिर डीपीएसपी का वर्गीकरण कैसे, तो देखिए अपने संविधान में कोई वर्गीकरण ऐसा दिया नहीं गया है सच, तो आपको याद रखना संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है, पर इनकी विशेषताओं के आधार पर इनको तीन भागों में बांट दिया जाता है। एक है समाजवादी, एक है गांधीवादी और एक है उदार बौद्धिक। तो तीन आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवादी
कौन से समाजवादी का मतलब जो समानता की से बातें करेंगे, सब लोगों को एक मानने वाली से बातें करेंगे, वो होते हैं समाजवादी। तो ऐसे पहचानने के लिए भी आपको दिए जा सकते हैं स्टेटमेंट प्रीलिम्स में। यहाँ पर देखिए यूपीपीसीएस का एग्जाम बार मैंने एग्जाम दिया था, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन बन गया था, पहचानने के लिए आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी डीपीएसपी है ना। तो इस समाजवादी वर्ग में जो है वो समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित जो भी डीपीएसपी है वो इसमें रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या करता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण की वृद्धि के लिए काम करेगा और वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, और जो भी आय की असमानताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। ठीक है। और जो असमानता है, अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है, असमानताएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए काम करेगा। और ये आय और प्रतिष्ठा वाला जो है और अवसरों की समानता वाला जो है ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 39 आ जाता है। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा राज्य, है ना। सभी के बीच संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास तो अधिकतर संपत्ति हो और कुछ लोग एकदम गरीब हो, कुछ लोग तो 5 स्टार में खाना खा रहे हो और कुछ लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी ही नसीब नहीं हो रही है ना। और धन और उत्पादन के साधनों का जो केंद्रीकरण हो रहा है कुछ ही लोगों के हाथों में, उनको रोकने की बात यहाँ पर की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा पुरुष और महिलाओं को। साथ ही साथ जो श्रमिक हैं उन और जो बच्चे हैं उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, है ना। तो आजकल विवाद उठ रहा है ना एक कि 90 घंटे जो है वो काम करना चाहिए एक हफ्ते में। तो देखिए अगर ऐसा हुआ तो एक बच्चे की साथ साथ एक श्रमिक की जो अवस्था है, उसकी शक्ति है, उसका तो दुरुपयोग यहाँ पर हो ही रहा है। ठीक है। और आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार न लगने देना जो उनकी आयु और शक्ति के अनुरूप ना हो। यानी बेचारे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो जॉब कर रहे हैं ऐसी जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है। तो फिर ऐसे काम अगर कर रहे हैं तो ये डीपीएसपी को पूरा करने में सरकार सही साबित नहीं हो रही है, वो यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रही है। बच्चों के स्वस्थ विकास को अवसर प्रदान करना, जो बच्चे हैं उनको उनके स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना, ये भी है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद में जो है 39A आ जाता है। इसमें समान न्याय और विधिक सहायता की बात की गई है। किसकी? समान न्याय 39A, है ना। 39 और ए, इसमें बात की गई है समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता की बात की गई है। सब लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए और जो लोग विधिक सहायता नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको फ्री में दिया जाना चाहिए। फिर आ जाता है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 बात करता है बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी की स्थिति में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है लोगों को, राज्य को ये प्रोवाइड करवाना चाहिए। 42 आ जाता है कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान है कि जो जहां पर व्यक्ति कार्य कर रहा है वो वहाँ की दशाएं जो है, वहाँ की कंडीशंस है वो मानवोचित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। वहाँ पर पीने के पानी की, टॉयलेट की, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 42 बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 जो है वो बात करता है निर्वाह योग्य मजदूरी की, जो हम कहते हैं ना मिनिमम वेज, उसके कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? यहीं से आता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान की जानी चाहिए। शिष्ट जीवन स्तर, एक डिसेंट लाइफ स्टाइल उसको प्रदान की जानी चाहिए। अवकाश का उपयोग करने उसको दिया जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पर देखें तो सांस्कृतिक अवसरों की उपलब्धता, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर उसे उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अनुच्छेद 43A आ जाता है। तो अनुच्छेद 43A ये कहता है कि जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों की भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो कौन सा कब जोड़ा गया था ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 47 आ जाता है कि पोषण स्तर को और जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की जानी चाहिए राज्य के द्वारा, ताकि पोषण स्तर में बढ़ावा हो और साथ ही साथ यहाँ पर जीवन स्तर ऊंचा हो, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। ये हो गया समाजवादी। उसके बाद में गांधीवादी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर अब आपको ऐसा कंसेप्ट में आपको कुछ समझा नहीं सकता, बस आपको याद ही करने पड़ेंगे और आर्टिकल समेत आपको याद करेंगे। 2-4 बार अगर आप पढ़ लोगे तो याद आपको हो जाएगा। तो ये गांधीवादी कौन से हैं? तो गांधी जी के विचारधारा से संबंधित जो संबंध रखते हैं, उनके विचार से जो मिलते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो होते गांधीवादी, है ना। हालांकि संविधान में ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। इसलिए तो देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से यहाँ पर पंचायतों का गठन कर दिया जाता है।
कर दिया जाता है ना इसी अनुच्छेद को पूरा करने के लिए। तो राज्य देखिए इन डीपीएसपी को पूरा करने के लिए कार्य करती है। ठीक है, फिर आ जाता है अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 बात करता है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो आज सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो ये क्या करने के लिए सरकार काम कर रही है? इन्हीं डीपीएसपी को पूरा करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। फिर देखिए अनुच्छेद 43B। तो अनुच्छेद 43B में क्या लिखा गया है? सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियां जो होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके बारे में लिखा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्वैच्छिक गठन हो, उनका स्वायत्त संचालन हो सके, लोकतांत्रिक नियंत्रण हो और पेशेवर रूप से उनका प्रबंधन मैनेजमेंट किया जा सके प्रोफेशनल रूप से। ऐसा करवाना राज्य की जिम्मेदारी होगी। और ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से, 97 अमेंडमेंट 2011 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्वैच्छिक रूप से काम करे, यानी उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा ना हो और प्रोफेशनल मैनेजमेंट उनका हो पाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। तभी तो देखिए अब सब सरकार ने क्या करा है? सहकारिता मंत्रालय ही बना दिया अलग से, सहकारिता मंत्रालय ही अलग से बना दिया है, जो कि अपने होम मिनिस्टर जो है ना उनके अंडर में अभी ये सहकारिता मंत्रालय है। देखा, इस प्रकार से सरकार काम करती है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 46 के बारे में। इसमें लिखा गया है जो SC ST और OBC समाज है, क्या SC ST और OBC समाज है, इन समाजों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, इनसे बचाना चाहिए और उनका उत्थान करना चाहिए सरकार को। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 46 में ही। तभी तो सरकार ने जो है वो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट सरकार लेके आई है, फिर इनको आरक्षण वगैरह भी दे रही है। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 47। इसमें लिखा गया है मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, औषधियों में, उसके सिवा अगर कोई मादक पदार्थ हैं, नशीली दवाएं हैं, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तभी तो कुछ सरकारें जो हैं वो शराब जो है, कुछ शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाई है, जैसे कि गुजरात में है, जैसे कि बिहार में है, शराब पर प्रतिबंध है ना। हाँ, तो इसीलिए के फिर अनुच्छेद 48 कहता है कि गाय, बछड़े और जितने भी दुधारू पशु है, उन पशुओं के वध पर रोक लगाई जानी चाहिए और सरकार को उनकी नस्ल में सुधार के कार्य करने चाहिए। इसीलिए तो सरकारें जो है यहाँ पर गाय, बछड़ों और इनके वध पर सरकार कहीं कहीं रोक भी भारत में लगाती हैं। साथ ही साथ इनकी नस्ल में सुधार करने के लिए भी सरकार जो है वो प्रयास कर रही है, जैसे कि गोकुल मिशन है। क्या है? तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी करंट अफेयर भी साथ में बताता चल रहा हूँ। गोकुल मिशन जो है वो सरकार लेकर आई है ना। फिर तीसरे प्रकार के जो आ जाते हैं डीपीएसपी, उन्हें कहते हैं उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक ये कौन से होते हैं सर? ये वो वाले होते हैं जिनमें थोड़ी सी लिबरल बातें की जाती हैं। कोई एक लिबरल व्यक्ति होता है, वो जैसे बातें करता है, या जो लिबरल थॉट्स हैं वैसे उनका समर्थन करने वाले जो डीपीएसपी हैं वो है उदार बौद्धिक। सबसे पहला जाता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, है ना। क्या कहते हैं? समान सिविल संहिता। तो समान सिविल संहिता की तो बात उठ भी रही है। और अभी हमने आपको मैं करंट अफेयर बताऊं, उत्तराखंड ने समान सिविल संहिता लागू कर दी है। और गोवा में तो पहले से ही समान सिविल संहिता लागू थी और केंद्र स्तर पर भी समान सिविल संहिता लाने की बात की जा रही है। हालांकि विधि आयोग ने मना कर दिया है कि अभी लाना जो है वो उचित नहीं है, अभी वो समय नहीं आया है। फिर है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है? ये लिखा है कि जो शेषवावस्था है बच्चे की शेषवावस्था और 6 वर्ष के बच्चों तक जो है उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी। राज्य सरकार मतलब राज्य मतलब जो सरकार है, स्टेट है, वो प्रयास करेगा। स्टेट मतलब राज्य सरकार नहीं, उसमें केंद्र राज्य सब आ जाते हैं, स्टेट का मतलब कुछ अलग होता है। ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से बाद में इसमें बदलाव भी किया जाता है। इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक नया मूल कर्तव्य भी जोड़ा जाता है और एक मूल अधिकार भी जोड़ा जाता है। तो कल को स्टेटमेंट बना दिया जाए कि ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और डीपीएसपी में एक साथ परिवर्तन किया गया था। तो वह था ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 48। इसमें लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से और आधुनिक तरीके से कृषि और पशुपालन किया जाना चाहिए। पशुपालन जो है और कृषि है वो उसी घिसी पिटी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, उसको आधुनिक तरीके से किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसमें होना चाहिए। कृषि में आपको देखो तो जो है वो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली यहाँ पर आप अपना सकते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर आप यहाँ पर कर सकते हैं। फार्मिंग सिस्टम अपना सकते हैं। ये सब करना आपको चाहिए।
अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है कि जो भी पर्यावरण है हमारा उसका संरक्षण और उसका संवर्धन हमें करना चाहिए। वन है और जो जो भी वन्य जीव है उनका संरक्षण हमें करना चाहिए, और ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, अनुच्छेद 48 ए। फिर आ जाता है अनुच्छेद 49, इसमें लिखा गया है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और जो भी स्थान है उनका संरक्षण हमें करना चाहिए, हमें मतलब सरकार को करना चाहिए। खैर ये तो एक मूल कर्तव्य भी है कि हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। फिर अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण की बात करता है, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका में और न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा अनुच्छेद आ जाता है 51, ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहता है, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात कहता है। अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद हो जाए तो उसे आपसी मध्यस्थता के माध्यम से निपटाना चाहिए, ना कि उसे उठाकर यूएन में ले जाओ या 5 आदमी बुला लो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, कोई भी बात होगी दो देशों के बीच में तो उसको सम्मानजनक रूप से उसको निपटा लेना चाहिए, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब सर ये तो हो गया भाग 4 में। ये तो क्या हो गया सर, भाग 4 के भीतर जो जो डीपीएसपी हैं वो हमने देख लिए। सर भाग 4 के अलावा भी कोई डीपीएसपी है, ऐसे कुछ निर्देशक तत्व है? तो बिल्कुल है। कहां पर है? तो यहां पर देखिए आ जाता है भाग 16 में, अनुच्छेद 335 में क्या लिखा गया है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे की बात की गई है भाग 16 में। फिर आ जाते हैं यही भाग 17 में। भाग 17 में लिखा गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जो नेटिव लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर हम आ जाएं अगर तो अनुच्छेद 351 में लिखा गया है, ये भी भाग 17 ही है। इस 17 भाग में क्या लिखा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, और इसीलिए तो बाद में अपने यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया जाता है 1963 में लाया जाता है, ताकि हिंदी जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये हमने देख लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, आपको वो आर्टिकल्स जो है वो ठीक से याद कर लेने हैं, आप मेंस में कोट कर पाओगे। जो कुछ मैंने करंट अफेयर्स के एग्जांपल देके आपको समझाया है वो आप मेंस में कोट करोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।